सीबीएसई हिंदी कक्षा 12 आरोह भाग 2 काव्य खंड का पाठ है पतंग। इसके रचयिता हैं आलोक धनवा जी। आज इस वीडियो में इस पाठ के हम बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, पतंग कविता के कवि का नाम बताइए। इस कविता के लेखक रचयिता का नाम है आलोक धनवा। आलोक धनवा का जन्म कब और कहाँ हुआ? इनका जन्म 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ। शरद ऋतु की तुलना किससे की गई है? खरगोश की लाल आंखों से। कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है? शरद ऋतु। इस कविता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है? खरगोश की आंखों जैसा लाल। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ क्या है? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ पतंग है। कवि ने तेज बौछारों के साथ कौन से महीने के आने की बात कही है? भादों के महीने की। पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु। शरद क्या चलाते हुए आता है? चमकीली साइकिल। बच्चों के झुंड को कैसे इशारों से बुलाया जाता है? चमकीले इशारों से। पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? बेसुध। बच्चे अपने साथ क्या लाते हैं? कपास यानी कि कोमलता। अब अगला प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 13, दिशाएं किस तरह बजने लगती हैं? मृदंग की तरह। बच्चों का वेग किसकी तरह लचीला होता है? पेड़ों की डालों की तरह। छत से गिरने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया रही? छत से गिरकर वे और भी निडर और साहसी हो गए। बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है? उन्हें गिरने से बचाता है। बच्चों को बेचैन क्यों कहा गया है? उनकी गतिशीलता के कारण। छत के खतरनाक किनारों से किसका डर है? बच्चों के नीचे गिरने का। इस कविता में चमकीले विशेषण का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इशारा करने के लिए। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें क्या करती हैं? उन्हें थाम लेती हैं, उन्हें गिरने से बचाती हैं। पृथ्वी किन के बेचैन पैरों के सहारे उड़ती है? उत्तर बच्चों के। कवि को कौन सा सम्मान मिला? पहल सम्मान। आलोक धनवा अध्ययन मंडली का संचालन कहाँ किया गया था? जमशेदपुर में। सूरज जैसी लाल आँखों में कौन सा अलंकार है? उपमालंकार। इस पाठ में कौन सी ऋतु का मानवीकरण किया गया है? शरद ऋतु का। अब कुछ प्रश्न अभ्यास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, कवि ने कविता में प्राकृतिक वातावरण का सुंदर वर्णन किया है। भादों के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। सुबह का आकाश खरगोश की आंखों जैसा लाल दिखाई देता है। शरद अपनी साइकिल पर बैठकर बच्चों को पतंग उड़ाने का निमंत्रण देता है। प्रश्न 2, सोचकर बताइए पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़। सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर, इसके माध्यम से कवि पतंग की विशेषता तथा बाल सुलभ चेष्टाओं को बताना चाहता है। बच्चे भी कोमल होते हैं, उनकी कल्पनाएं रंगीन होती हैं। निस्वार्थ और स्वच्छ भाव वाला चंचल मन भी पतंग के समान नई आशाओं और उमंगों की उड़ान भर सकता है। प्रश्न 3, बिंब स्पष्ट कीजिए। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनके आपको बिंब बताने हैं। तेज बौछारें, इस यहाँ पर आपका गतिशील दृश्य बिंब है। सवेरा हुआ, स्थिर दृश्य बिंब। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, इसमें भी स्थिर दृश्य बिंब है। पुलों को पार करते हुए गतिशील दृश्य बिंब है। अपनी नई साइकिल तेज चलाते हुए गतिशील दृश्य बिंब। घंटी जोर जोर से बजाते हुए श्रव्य बिंब। चमकीले इशारों से बुलाते हुए गतिशील दृश्य बिंब। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए स्पर्श दृश्य बिंब। पतंग ऊपर उड़ सके गतिशील दृश्य बिंब। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों की उड़ान से कैसा संबंध है? पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं का प्रतीक है। जब पतंग उड़ती है तब बच्चों का मन भी उड़ता है।
पतंग की तरह बच्चों का मन भी हिलौरे लेने लगता है और वह आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। इस काम में बच्चे रास्ते की कठिनाइयों को भी ध्यान में नहीं रखते। अगला प्रश्न, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचेंगे। कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है? कपास की प्रकृति निर्मल और सुकोमल होती है। कवि के मत में बच्चे भी कपास की तरह कोमल और निर्मल होते हैं। उनका शरीर हल्का और मुलायम होता है। कपास बच्चों की कोमल भावनाओं व उनकी मासूमियत का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। छतों को नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आ जाते हैं। इन पंक्तियों पर आधारित प्रश्न, और दिशाओं के मृदंग की तरह बजने का क्या तात्पर्य है? पतंग उड़ाते समय बच्चे जो हैं ऊंची दीवारों से छतों पर कूदते हैं तो उनके विचारों से एक मनोरंजक संगीत उत्पन्न होता है। साथ ही बच्चों का शोर भी चारों दिशाओं में गूंजता है। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? इस भाग का उत्तर, छतों पर दौड़ते हुए छत कठोर नहीं लगती। इसका कारण यह है कि हमारा सारा ध्यान पतंग पर होता है। छत पर कूदते हुए हमें उसकी कठोरता का एहसास नहीं होता। इसका अगला भाग, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? उत्तर, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को सक्षम पाते हैं। मन में साहस और निडरता का भाव आ जाता है और सारा भय दूर हो जाता है। पतंग कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। इस कविता में कवि ने बाल मन की इच्छाओं, उमंगों का सुंदर वर्णन किया है। शरद ऋतु में मौसम बिल्कुल साफ होता है। चमकीली धूप बच्चों को आकर्षित करती है। आसमान में उड़ती हुई पतंग को बालमन छू लेना चाहता है। उनकी कल्पनाओं पतंगों के सहारे आसमान को पार करती हैं। प्रकृति भी उनका सहयोग करती है। आसमान में तितलियों की तरह उड़ती हुई पतंगें उनके सपनों को रंगीन बना देती हैं। पतंग कविता का केंद्रीय भाव बताइए। कवि ने बाल सुलभ हरकतों को, प्रकृति में आए बदलाव को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर प्रतीकों का सहारा लिया है। कवि के अनुसार बच्चों का अपना ही अलग संसार होता है जो रंग बिरंगे सपनों से भरा होता है। आसमान में जो पतंग उड़ती है, बच्चे उन्हीं पतंगों की ऊंचाइयों को छू लेना चाहते हैं। तो ये थे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से आपको बताए। महत्वपूर्ण प्रश्न।